हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर है प्लांट किंगडम, उसमें एक नया टॉपिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एल्गी। इस चैप्टर का पहला लेक्चर मैं डाल चुकी हूँ, जो कि आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और क्लास 11th का जो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर है वो भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, जिसका अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरे चैनल पे। उसमें जाके आप सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, प्लांट किंगडम में एल्गी। सबसे पहले हम देखेंगे कि एल्गी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। तो एल्गी के कैरेक्टरिस्टिक्स में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसके हैबिटेट के बारे में। हैबिटेट मतलब ये कहाँ पे सर्वाइव करते हैं, कहाँ पे ग्रो करते हैं, यहाँ पे या फिर कहाँ पे ये मिलते हैं। तो जो एल्गी है ये फ्रेश वाटर और साथ ही साथ मेराइन वाटर दोनों जगह पे ही ये मिलते हैं। और इनमें से कुछ जो है वो मॉइस्ट हैबिटेट, मतलब जहाँ पे जो मॉइस्चर ज़्यादा हो, गीले जगह हो, वहाँ पे मिलते हैं। जैसे कि वेट रॉक्स हो गए, सॉइल हो गया, ट्री के ट्रंक्स हो गए या वुड हो गया, इन सब जगह पे भी एल्गी ग्रो करता है और वहाँ पे भी मिलता है। इनमें से कुछ जो है वो क्या करते हैं कि फंगाई के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी रहते हैं, जैसे कि लाइकेन हो गया। और कुछ एनिमल्स के साथ भी एसोसिएशन करते हैं, जैसे कि स्लोथ बियर के साथ। तो ये तो हैबिटेट की बात हो गई कि कहाँ कहाँ पे एल्गी मिलता है। हमें तो याद रखना है, फ्रेश वाटर के साथ साथ मेराइन जगह पे भी मिलता है और उसके साथ ही कुछ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके थैलस ऑर्गेनाइजेशन या फिर इसके साइज़ की, तो जो प्लांट बॉडी है एल्गी का वो बिना किसी डिफ्रेंशिएशन के होता है। मतलब कि अगर हम बात करें तो इनकी बॉडी थैलस लाइक होती है, जिसमें कि ना तो बॉडी रूट, स्टेम और लीफ किसी चीज़ में भी डिफ्रेंशिएट नहीं होता है। बिल्कुल थैलस स्ट्रक्चर होता है बॉडी का। थैलस का मतलब यही हुआ कि जो प्लांट बॉडी है ना तो उसमें रूट, स्टेम और लीफ कुछ भी डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। और अगर साइज़ की बात करें एल्गी की, तो हाईली वेरिएबल होता है। मतलब कि माइक्रोस्कोपी यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, जैसे कि क्लामाइडोमोनाज हो गया एग्जाम्पल, या कॉलोनियल फॉर्म में भी ये रहते हैं, जैसे कि वॉल्वॉक्स हो गया एग्जाम्पल, और फिलामेंटस फॉर्म में भी रहते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गए यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा। तो ये तो हो गई उनके थैलस ऑर्गेनाइजेशन और साइज़ की बात। और एक चीज़ याद रखना है कि यूलोथ्रिक्स को कॉमनली पॉन्ड वूल भी कहा जाता है। एग्जाम में कई बार कॉमन नेम भी पूछ लिया जाता है। और स्पाइरोगायरा को पॉन्ड सिल्क कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि बॉडी के बारे में। यहाँ पे हम वस्कुलर टिश्यू की बात करेंगे। तो पहले ही हमने देख लिया कि जो एल्गी है उनका बॉडी थैलस लाइक होता है, ना तो उसमें रूट, स्टेम और लीव्स किसी चीज़ में डिफ्रेंशिएट नहीं है उनकी बॉडी। तो वहाँ पे वस्कुलर टिश्यू की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए इनकी जो बॉडी है उसमें वस्कुलर टिश्यूज़ एब्सेंट होते हैं। वस्कुलर टिश्यू का मतलब हो गया जो जाइलम और फ्लोएम है, ये इनमें नहीं होता है, एब्सेंट होता है। तो ये बॉडी की बात हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो नेक्स्ट है सेल स्ट्रक्चर। तो अगर हम सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये यूकेरियोटिक प्लांट सेल स्ट्रक्चर होता है इनका। और जो एल्गल सेल्स हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट रहता है, जिसमें कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट है और ये ऑटोट्रॉप से फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये जो इनका सेल वॉल होता है वो मेनली सेलुलोज से बना हुआ होता है। तो ये इनकी सेल स्ट्रक्चर की बात हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं हम न्यूट्रिशन की, कि इनका न्यूट्रिशन कैसा होता है। तो ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं। और इनमें अगर रिजर्व फूड की बात करें, रिजर्व फूड मटेरियल इनमें मेनली स्टार्च होता है। तो याद रखना है कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही इनका अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं। और स्टार्च आपको याद रखना है कि मेन रिजर्व फूड मटेरियल है। पिगमेंट्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं एल्गी में। तो पिगमेंट्स में क्लोरोफिल तो प्रेजेंट रहता ही है। इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी एंड क्लोरोफिल डी, ये सारे टाइप्स प्रेजेंट होते हैं। उसके साथ ही साथ कैरोटिनॉइड्स, जेंथोफिल्स, फाइकोबिलिन्स, ये सारी चीज़ें इनमें पाई जाते हैं पिगमेंट्स। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन जो एल्गी रिप्रोड्यूस करता है तीनों तरीके से। पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी करता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है और साथ ही साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है। अब ये तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन को हम एक एक करके डिटेल्स में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन एल्गी। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो एल्गी है वो वेजिटेटिव मेथड में दो तरीके से रिप्रोड्यूस करता है। एक तो हो गया फ्रेगमेंटेशन और दूसरा हो गया बाइनरी फिजन।
तो यहाँ पे याद रखने की ये बात है कि जो बाइनरी फिजन है ये सिर्फ यूनिसेलुलर एल्गी में ही होता है। बाकी जितने भी मल्टीसेलुलर एल्गी हैं वो फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि इट टेक्स प्लेस इन मल्टीसेलुलर एल्गी या फिलामेंटस जो एल्गी हैं उनमें फ्रेगमेंटेशन होता है। जो बॉडी होती है एल्गी की ब्रेक्स इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। जो एल्गी की बॉडी है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है और जो हर एक फ्रेगमेंट है वो डेवलप होकर के एक न्यू थैलस मतलब कि एक न्यू एल्गी बॉडी बन जाता है। तो ये होता है फ्रेगमेंटेशन में। और बाइनरी फिजन में क्या होता है कि जो सेल है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, साथ ही साथ उनका न्यूक्लियस भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे बाइनरी फिजन सिर्फ यूनिसेलुलर एल्गी में ही होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये होता है मेनली स्पोर्स की मदद से, और जो सबसे मोस्ट कॉमन स्पोर है वो है जू स्पोर्स। स्पोर्स के बारे में कुछ चीज़ें हमें याद रखनी है। तो ये जो स्पोर्स है ये होता है माइटोसिस की वजह से स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, स्पोर्स बनते हैं, इसीलिए इन्हें माइटोस्पोर्स भी कहा जाता है। और ये जो माइटोस्पोर्स हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, फ्लैजिलेटेड और नॉन फ्लैजिलेटेड। तो जो फ्लैजिलेटेड स्पोर्स हैं उन्हें कहा जाता है प्लानोस्पोर्स, जो कि मोटाइल होते हैं। फ्लैजिला की मदद से वो मोटाइल मतलब मूवमेंट कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन जू स्पोर्स ये है इनका। और ये क्या होता है फेवरेबल कंडीशन में प्रोड्यूस होते हैं, मतलब कि जब कंडीशन मतलब ग्रो करने के लायक हो उस कंडीशन में ये प्रोड्यूस करते हैं। अब अगर बात करें नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर्स की तो इन्हें कहा जाता है एप्लेनोस्पोर्स, जो कि नॉन मोटाइल हैं, फ्लैजिला इनमें प्रेजेंट नहीं रहता है, तो ये इनमें कोई मूवमेंट भी होता नहीं है, इसलिए इनको नॉन मोटाइल कहा गया और ये एप्लेनोस्पोर्स कहते हैं इन्हें। और ये अनफेवरेबल कंडीशन में ग्रो करते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स हो गए हाइप्नोस्पोर्स हो गया, काइनेट्स हो गए, एप्लेनोस्पोर्स हो गए। तो ये सारे नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर के एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे हमने देख लिया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एल्गी में। तो चलिए देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि इसमें दो गैमेट्स का फ्यूजन होता है, मतलब कि मेल और फीमेल गैमेट्स हैं, दोनों एक दूसरे से फ्यूज करेंगे और तब जाकर के जाइगोट बनता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो अगर मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे रिप्रोडक्टिव सेल्स का जो मॉर्फोलॉजी है उसके बेसिस पे अगर हम देखें एल्गी के अंदर तो दो टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। पहला है आइसोगेमी और दूसरा है हेटेरोगेमी। हेटेरोगेमी में भी फिर यहाँ पे दो टाइप आ जाते हैं, जो कि पहला है एनाइसोगेमी और ऊगेमी। तो चलिए एक एक करके डिटेल्स में देखते हैं कि आइसोगेमी क्या है। सबसे पहले है आइसोगेमी। इस मेथड में क्या होता है कि दो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं और जाइगोट बनाते हैं। बिल्कुल सेम गैमेट्स रहेंगे, हम डिफ्रेंशिएट उसमें नहीं कर सकते कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल सेम रहते हैं वो। और हो सकता है कि गैमेट्स फ्लैजिलेटेड हो बट सिमिलर साइज के हो, या फिर अगर नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे तो भी उनका साइज सिमिलर होगा यहाँ पे। तो इसके एग्जाम्पल हो गए क्लामाइडोमोनाज और स्पाइरोगैरा, जिसमें कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर दो गैमेट्स फ्यूज करके एक जाइगोट बनाते हैं आइसोगेमी के अंदर। अब अगर हम हेटेरोगेमी की बात करें तो हेटेरोगेमी प्रोसेस में क्या होता है कि फ्यूजन होता है मॉर्फोलॉजिकली साथ ही साथ फिजियोलॉजिकली डिफरेंट गैमेट्स के बीच में, और फिर वही बनेगा, इसमें जाइगोट ही बनेगा। तो इन दिस प्रोसेस फ्यूजन ऑकर्स बिटवीन मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज फिजियोलॉजिकली डिफरेंट गैमेट्स। और ये दो टाइप का है, पहले हमने देखा। तो सबसे पहला है एनाइसोगेमी। तो एनाइसोगेमी क्या होता है देखते हैं। एनाइसोगेमी में क्या होता है कि फ्यूजन होगा स्ट्रक्चरली डिसिमिलर गैमेट्स के बीच में, जहाँ पे कि डिफरेंट साइज होगा। मेल गैमेट्स जो होंगे वो मोर एक्टिव होंगे और जो फीमेल गैमेट्स होंगे यहाँ पे वो मेल गैमेट से लेस एक्टिव होंगे और बिगर इन साइज होगा। तो ये चीज़ याद रखना है कि मेल गैमेट यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव है और फीमेल गैमेट लेस एक्टिव है और बिगर इन साइज है। कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है कि सम स्पीसीज ऑफ क्लामाइडोमोनाज ही यहाँ पे एग्जाम्पल है। क्लामाइडोमोनाज के कुछ स्पीसीज इस मेथड से भी रिप्रोड्यूस करते हैं। लास्ट हमें देखना है कि ऊगेमी क्या होता है। तो ऊगेमी इस प्रोसेस में क्या होगा, जो मेल गैमेट्स है वो मोटाइल होंगे और स्मॉलर होंगे, और फीमेल गैमेट्स क्या होंगे, लार्ज और नॉन मोटाइल होंगे, और ये एक दूसरे के साथ फ्यूज करके बनाएंगे जाइगोट। इसका एग्जाम्पल हो गया वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। तो यहाँ पे हमने देख लिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है एल्गी के अंदर। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है, तो एक एक करके मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ क्या है।
सबसे पहले है कि मेल सेक्स ऑर्गन जो एल्गी में है उसे कहा जाता है एंथेरिडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहा जाता है ऊगोनियम। तो ये अगर टर्म कहीं भी आता है तो हमें समझ जाना चाहिए कि मेल सेक्स ऑर्गन के लिए एंथेरिडियम यूज़ किया जा रहा है, फीमेल सेक्स ऑर्गन के लिए ऊगोनियम टर्म यूज़ किया जा रहा है। अब यहाँ पे जो सेक्स ऑर्गन्स है एल्गी के वो यूनिसेलुलर होंगे और जैकेटलेस होते हैं। जैकेटलेस कहने का मतलब कि जो सेक्स ऑर्गन्स है उनके ऊपर कोई भी सेल का एक लेयर नहीं रहता है और सेल का लेयर नहीं है, इसके लिए इसे जैकेटलेस कहा गया है। तो यूनिसेलुलर होंगे और जैकेटलेस होंगे, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है और एक्सेप्शन ये है कि जो सेक्स ऑर्गन्स हैं ग्रीन एल्गी, कारा को ग्रीन एल्गी है और इसे स्टोन वॉट कहा जाता है कॉमनली। तो जो कारा का जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं और जैकेटेड मतलब क्या हो गया कि उनके सेक्स ऑर्गन के ऊपर एक सेल का लेयर होता है, सेल्स के लेयर होंगे, इसलिए जैकेटेड कहा गया है। तो ये एक्सेप्शन है, सिर्फ और सिर्फ कारा का जो सेक्स ऑर्गन है मल्टी सेलुलर होगा और जैकेटेड होगा और इनमें मेल सेक्स ऑर्गन्स को, कारा के मेल सेक्स ऑर्गन्स को कहा जाता है ग्लोब्यूल और फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहा जाता है निक्यूल। तो ये हो गया हमारा इम्पॉर्टेंट टर्म्स। तो उम्मीद है आज का जो टॉपिक एल्गी मैंने स्टार्ट किया है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेके आऊँगी एल्गी के इम्पॉर्टेंस क्या क्या हैं और एक एक करके इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स को हम कवर करते जाएंगे।